आज हम चर्चा करेंगे बच्चों में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक विकलांगता के बारे में। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनीता कुमार, बाल रोग विशेषज्ञ। आज हम इसके विषय में चर्चा करना चाहते हैं कि ये बच्चे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकलांग क्यों हो जाते हैं। मेरा मतलब है सेरेब्रल पाल्सी या बर्थ एस्फिक्सिया से। बर्थ एस्फिक्सिया या सेरेब्रल पाल्सी तो मेडिकल टर्म है। इसको आम भाषा में ऐसे समझिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो सांस लेने में असमर्थ हो जाता है या बहुत धीरे धीरे सांस लेता है या गैस्प करता है। इसको हम बर्थ एस्फिक्सिया कहते हैं। इसकी वजह से ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसके ब्रेन के सेल्स डैमेज हो जाते हैं और कौन से पार्ट ब्रेन का डैमेज हुआ है इस पे डिपेंड करता है कि उसके शरीर का कौन सा भाग विकलांग होगा और कौन सा भाग मानसिक रूप से वो उसको विकलांग करेगा। तो आइए हम इस बारे में कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने भी अपने आसपास ऐसे कई बच्चे देखे होंगे जो अपनी उम्र से पीछे चलते हैं। जैसे 2.5 साल का बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा चल नहीं रहा है, माँ उसको गोदी में लेके घूम रही है, अपने से खा नहीं पा रहा है और क्रॉल करता है। 2.5 साल के बच्चे को तो चलना चाहिए। इसी तरीके से हम देखते हैं और भी बच्चे हैं जो कि वो काम नहीं करते जो कि उस उम्र के बच्चे को करना चाहिए। तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या इस अवस्था में लाने के लिए हम कुछ ऐसा कर सकते थे जिससे कि बच्चा ऐसे विकलांग ना होता। तो इसका जवाब है हाँ। कुछ केसेस में, जैसे कि हर केस में तो नहीं, लेकिन हाँ, जो केसेस बर्थ एस्फिक्सिया की वजह से ऐसे होते हैं तो उनमें हम प्रसव के समय विशेष ध्यान रख के बच्चे के ऊपर ऐसी विकलांगता को बचा सकते हैं। जी हाँ, प्रसव अस्पताल में कराएं और जहाँ ऐसी जगह कराएं जहाँ उसकी देखरेख की पूरी व्यवस्था हो। और जब घर में प्रसव होता है तो अक्सर जैसे गांव वगैरह में क्या होता है, औरतों को घर में ही रखा जाता है एक कमरे में और प्रसव कराया जाता है। और फिर बच्चा जब नहीं रोता है या गैस्प करता है या बहुत धीरे धीरे सांस लेता है तो उसको एक कपड़े में लपेट के चिकित्सक के पास या अस्पताल ले जाया जाता है। किंतु तब तक बहुत देर हो जाती है। बच्चा किसी तरह से जिंदा तो रह जाता है किंतु वह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमेशा के लिए विकलांग हो जाता है, क्योंकि जो ब्रेन सेल्स डैमेज होते हैं इसमें वो ठीक नहीं होते हैं, वो परमानेंट डैमेज होता है। तो प्रथम कुछ क्षणों में ऑक्सीजन ना मिलने से ये डेड होते हैं और इसीलिए हम कहते हैं ये लाइफ का जो पहला मिनट होता है ये गोल्डन मिनट है। इस गोल्डन मिनट को ना जाने दें और इसी प्रथम कुछ क्षणों में बच्चे को अगर ऑक्सीजन मिलता है, उसके दिमाग में अगर ऑक्सीजन जाता है तो वह पूरी तरीके से एक स्वस्थ बच्चा निकलता है। अच्छा, मान लीजिए अगर ऐसा हुआ भी है, उसके साथ अस्पताल में ही ऐसा हो गया है कि वे उसके ब्रेन सेल्स डैमेज हो गए हैं, तो तुरंत तो पता चलता नहीं है। वो बच्चे को ठीक से सब लपेट के अच्छे से साफ करके बच्चे को दे दिया जाता है और यहाँ तक कि नर्सिस तक को नहीं पता लगता है कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है या बच्चा इस तरीके से सेरेब्रल पाल्सी का पेशेंट हो जाएगा। तो इसमें माँ को भी थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए और उसको पता होने चाहिए कि बच्चे के साल भर तक के या 2 साल तक के नॉर्मल माइलस्टोन्स क्या होते हैं। जैसे उसको पता होना चाहिए कि 3 साढ़े 3 महीने में बच्चा गर्दन को टिकाने लगता है और 4 महीने में बच्चा इधर से उधर करवट लेता है और 6 महीने में, 6.5 महीने में सपोर्ट के साथ बैठना शुरू करता है, 9 महीने में बिना सपोर्ट के बैठता है जैसा कि आप स्लाइड्स में देख रहे हैं इस समय, और साल भर में चलने लगता है। तो अगर 2 महीने 3 महीने का मार्जिन भी लेकर हम चलते हैं कि किसी बच्चे में थोड़ी थोड़ी चीज़ का विकास देर से होता है, लेकिन उससे ज़्यादा किसी माँ को इंतज़ार नहीं करना चाहिए और किसी चिकित्सक को ज़रूर दिखाना चाहिए कि उसको ये शक होता है कि उसका बच्चा जो है बाकी बच्चों से पीछे चल रहा है। तो उसमें चिकित्सक देखेगा और बताएगा, कुछ जांचें करवाएगा जिससे कि ये कंफर्म हो जाएगा कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। हालांकि 100 में 1% बच्चे में कहा जाता है कि रिवाइव करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर 100 में 1% बच्चे में भी ऐसा हुआ है तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाखों बच्चे जब पैदा होते हैं तो किस तरीके से सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट इकट्ठा हो जाते हैं किसी भी देश में या वर्ल्ड में। WHO के आंकड़े ऐसा बताते हैं कि 4 से 9 मिलियन बच्चे अगर पैदा होते हैं तो 1.2 मिलियन बच्चे तो बर्थ एस्फिक्सिया की वजह से 1 हफ्ते के अंदर मर जाते हैं
और इतने ही बच्चे सेरेब्रल पाल्सी में लैंड करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि 3 मिलियन बच्चे हर साल किसी बर्थ एस्फिक्सिया से रिलेटेड परेशानी से ही ग्रस्त हो जाते हैं। यानी किसी भी देश का स्वास्थ्य का स्टेटस कैसे असेस होता है? उस स्टेटस असेस होता है कि उसकी मातृ मृत्यु दर क्या है। मातृ मृत्यु दर कैलकुलेट होती है पर लाख डिलीवरीज के हिसाब से। और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है उस देश की? इन्फेंट मॉर्टेलिटी का मतलब होता है साल भर के अंदर के बच्चे प्रति 1000 डिलीवरी होने पे कितने मरते हैं एक साल में। और नवजात मृत्यु दर होती है कि 28 दिन के बच्चे, 28 दिन तक के बच्चे कितने मरते हैं। तो हम देखते क्या है कि इसी देश में, यानी भारत देश में ही एक प्रांत में और दूसरे प्रांत में बहुत अंतर है। यानी अगर एवरेज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यहाँ पर इंडिया में 30.9 है पर 1000 डिलीवरी, तो वही यूपी में 43 है, 43 पर 1000, और वही केरल में 7 है। यानी इसी देश में केरल में 7 है और यूपी में 43 है। यानी हम ये समझ सकते हैं कि जहाँ साक्षरता ज़्यादा है, जहाँ एजुकेशन ज़्यादा है, वहाँ पे मृत्यु दर कम है, चाहे वो माता की हो, चाहे साल भर तक के बच्चे की हो या नवजात शिशु की हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शिक्षा का स्वास्थ्य से बहुत गहरा संबंध है। अगर आप माँ को शिक्षित करते हैं और बच्चों को शिक्षित करते हैं और प्रत्येक आदमी को शिक्षित करते हैं, तो वो ये इसकी वैल्यू समझता है कि उसकी डिलीवरी कहाँ होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज होते रहते हैं, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज जो है NFHS सर्वे होता है, तो वो बताता है कि 80% डिलीवरीज हमारी इंस्टीट्यूशन में होती हैं, लेकिन ये भी हर प्रांत में अलग अलग होता है। और रूरल एरिया में तो ये 80% नहीं है। यूपी में ये है करीब 67% और रूरल एरिया में ये और भी कम हो जाता है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि आप, चाहे ये रूरल एरिया हो, चाहे वो नगर हो, चाहे सिटी हो, चाहे मेट्रो हो, डिलीवरी जो है हमेशा किसी बड़े अस्पताल में कराना चाहिए। और नटशेल में हम ये कह सकते हैं कि एक महिला अगर प्रसव के लिए अस्पताल जाती है तो न सिर्फ प्रसव सुरक्षित होता है, किंतु नवजात शिशु भी सुरक्षित पैदा होता है। अस्पताल जाके माँ को एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य का दरवाज़ा खुलता है और उसे पता लगता है कि माँ के लिए व बच्चे के लिए कितनी योजनाएं सरकार ने या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी चला रखी हैं, जो कि उसको, जिसके बारे में उसको पता नहीं था। जैसे कि सरकारी योजनाएं हैं जिसमें कि हम टीकाकरण होता है बच्चों का, ये जननी सुरक्षा योजना है, और प्रधानमंत्री की मातृ वंदना योजना है, प्रधानमंत्री की मातृ सुरक्षा योजना है, और एक लक्ष्य योजना है जिसमें कि लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर जिसमें कि बच्चे पैदा होते हैं, उसमें उसकी क्वालिटी, उसमें जो लेटेस्ट अपडेटेड कैसे करना है उन जगहों को, उसके बारे में उसको बताया जाता है या उसके बारे में उसका जिक्र किया जाता है। तो अगर हम ये जानते हैं, इन सभी बातों को अगर ध्यान में रखते हैं कि प्रसव अस्पताल में ही कराएं, तो माँ भी स्वस्थ रहेगी और बच्चा, नवजात शिशु स्वस्थ पैदा होगा, समाज पे कभी बोझ नहीं बनेगा। और इस तरीके से हम देश का मानक तो, स्वास्थ्य के मानक तो इम्प्रूव करेंगे ही करेंगे, लेकिन माँ का स्वास्थ्य और नवजात शिशु का स्वास्थ्य भी हमेशा हमेशा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।